महेंद्र का अभिवादन स्वीकार करें। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले व्याख्यान में थॉमस हॉब्स के बारे में सामान्य जानकारी एवं उनके ग्रंथों के बारे में चर्चा की। ये राजनीतिक विचारों का वह प्रश्न पत्र है जिसमें पश्चिमी विचारकों के बारे में अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज देखते हैं कि थॉमस हॉब्स का जो समझौतावादी सिद्धांत है या सामाजिक दृष्टिकोण में वह किन किन बिंदुओं को समेकित करके एक बहुत बड़ा सिद्धांत या स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जो राजनीतिक विचारों के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो संत थॉमस हॉब्स हैं वे अपने आप में एक इस तरह के समझौते की बात करते हैं जिसमें प्राकृतिक अवस्था राज्य से पहले की मानी गई है। मनुष्य पूरी तरह जंगली है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, विक्षिप्त बुद्धि को रखता है, निरंकुशतापूर्ण व्यवहार करने की उसमें प्रकृति है। यह सब जो विशेषता हैं या बिंदु हैं ये उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ लेवियाथन में दिए गए हैं। थॉमस हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था की बात कही है तो बड़ी ही उस समय खराब स्थिति थी मनुष्य की। स्वार्थी था, इसलिए कोई भी अपने को किसी से कमजोर नहीं समझता था और वह इस तरह का व्यवहार करता जो बर्बर अवस्था वाला है। विवेक का इस तरह का परिचय नहीं था या अच्छे बुरे का कोई समाधान या उसको जीवन में ढालने का कोई बिंदु हो, ऐसा किसी प्रकार का उनका दृष्टिकोण नहीं था। हॉब्स के अनुसार हम मानते हैं कि बुरी अवस्था से बचने के लिए लोगों ने आपस में जो समझौता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, वो सामाजिक समझौते के नाम से जाना जाता है। इस सामाजिक समझौते में मनुष्य का जो स्वभाव है उसके बाद हम देखते हैं कि हॉब्स बता रहे हैं कि सभी लोग एकत्रित हुए तथा आपस में समझौते के द्वारा एक सर्वमान्य नेता को इन्होंने चुना। सभी मनुष्यों ने मिलकर उस नेता को समस्त अधिकार सौंप दिए, समर्पित कर दिए, लेकिन वह नेता समझौते का हिस्सा नहीं है। समझौता आपस में जनता ने किया, इसलिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। इस प्रकार हॉब्स ने शासक को पूरी तरह से निरंकुश बना दिया। तो समझौता हुआ मनुष्यों के बीच, लेकिन एक जगह अपनी सारी शक्तियों को सुपुर्द कर दिया, समर्पित कर दिया। तो एक के हाथ में जब सत्ता होगी तो स्वाभाविक है वह कहीं ना कहीं अपनी मन की या उसके विवेक की जो स्थिति है वह एकाग्र भी हो सकती है और वह एक तरफा होने से जनता के बीच एक ऐसा भाव पैदा करेगी कि जरूरी नहीं है कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वह जन कल्याण पर आधारित हो अथवा नहीं। मानव स्वभाव के स्वरूप में और हम देखते हैं जब विश्लेषण की दृष्टि से तो नीच, दुष्ट प्रवृत्ति, विवेकहीन तथा स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित नामक विशेषता भी पाई जाती है। हॉब्स ने बताया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है, अर्थात एक मशीन है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। मनुष्य इसी ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म लघु रूप है। वह मशीन के समान है। उसका निर्माण ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित विभिन्न पुर्जों के समेकित रूप से
बना है। इसमें हम देखते हैं कि हाब्स ने बताया है कि राज्य में दो प्रकार की गतियां हैं, दो प्रकार की गति हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक, वांछित या अवांछित। यदि उसकी भावना के अनुकूल संवेग होता है तो वह अभिलाषा या डिजायर कहलाता है, और प्रतिकूल होता है तो वह विरक्ति या घृणा एवर्सन के रूप को धारण करता है। भौतिक शास्त्र के आधार पर यह परिणाम निकलता है कि अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति के लिए उनकी ओर गति करना या प्रवृत्त होना, अनिष्ट पदार्थों से हटने की ओर गति करना विरक्ति है या उन्मुक्ति है। हाब्स के अनुसार मनुष्य में वस्तुओं के प्रति आकर्षण और विकर्षण पाया जाना स्वाभाविक है, और यह आकर्षण इच्छा को जन्म देता है। मनुष्य की सुख दुख, आशा निराशा, भय, साहस, क्रोध आदि की जो मनोभावना है, मनोक्रिया हैं, वासना है, अभिलाषा और विरक्ति के कारण होने वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति का एक तात्विक परिचय है। हाब्स ने इसमें बताया है कि जिन वस्तुओं से वह आकर्षित होता है उन्हें अच्छी कहता है, एवं जिन्हें नापसंद करता है उन्हें बुरी कहता है। तो इस प्रकार इन्होंने मानव के स्वभाव को निर्धारित किया है। फिर हम देखते हैं प्राकृतिक अवस्था। इसमें मानव स्वभाव के जो चित्रण करने का जो सिलसिला है उसमें स्वार्थी, अहमवादी, संघर्ष में इच्छाओं की पूर्ति में लीन होना बताया है। इससे उसके अनिवार्य परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो, इस तरह की बात कही है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक दूसरे से युद्ध करता है। राज्य से पूर्व मनुष्य की किसी सामाजिक जीवन की कल्पना किसी ने भी नहीं की। राज्य से पूर्व मनुष्य के किसी सामाजिक जीवन की कल्पना हाब्स ने नहीं की है। इसलिए सामाजिक नैतिकता के मुक्त व्यक्ति पशुता के ऊपर भला कैसे उठ सकता है। यह अवस्था राज्य और उसकी बलशक्ति की उत्पत्ति के पूर्व थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट का सिद्धांत लागू था। मनुष्य जो चाहता था उसको करता था, चाहे वह उसमें सामने वाले का हित हो चाहे अहित हो। शक्तिशाली द्वारा निर्बल को सताया जाना और उसके अधिकारों को एडॉप्ट करना, हड़प लेना, सर्वशक्ति यानी एक की शक्ति अपने आप में सभी को दबाने की, सभी को शोषण करने की ओर ले जाने वाली थी। उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई भी किसी प्रकार का इस तरह एक ऐसा स्वरूप नहीं था कि जिसमें यह कहा जाए कि यह तत्व ये धर्म का है और ये तत्व अधर्म का है। फिर हम देखते हैं प्राकृतिक जो अधिकार हैं या प्राकृतिक जो कानून की बात कही, इस संदर्भ में जब देखते हैं तो टी.एच. हक्सले ने ऐसे अधिकार को शेर का अधिकार कहा है, किंतु सब मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या और लूटमार का अधिकार मिल जाता है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मार डालने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। लेकिन ये शेर का अधिकार हो गया जिसकी आलोचना की गई। हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक कानून गिनाए हैं, जिनमें 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से जब हम समझौते के कारण की बात करते हैं कि कॉज ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कारण रहा था, इसके पीछे निकल के बात आती है कि प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से दुखी थे जो भी नागरिकता रखने वाले या जो सामाजिक जीवन था वह पूरी तरह से
तो इस चिंता से ग्रसित होकर के मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने यह सोचा कि आत्म संरक्षण के लिए इस भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। फिर प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयां थीं और उन्हीं के कारण हाब्स के अनुसार राज्य की स्थापना या उत्पत्ति होती है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था, इसलिए समझौते की आवश्यकता पड़ी। कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। जिसको जैसा अच्छा लगता वही कानून कहलाता था। कानूनों का जो अर्थ है वह मनमाने तरीके से लिया जाता था। विधि की व्याख्या करने वाला आवश्यक रूप से कोई भी ऐसा संप्रभु या कोई इस तरह का निकाय नहीं था। प्राकृतिक कानूनों का पालन लगातार तभी हो सकता था जब उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली किसी दंड शक्ति का अस्तित्व हो। इसलिए इन बिंदुओं के आधार पर सामाजिक समझौते की आवश्यकता हाब्स के द्वारा मानी गई। फिर हम देखते हैं सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की जो उत्पत्ति है उसमें हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति हुई तो हाब्स ने बताया है कि मनुष्यों ने आपस में एक समझौता, संविदा, अनुबंध, करार, जिसको अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इस संविदा या अनुबंध या समझौते के आधार पर अराजक दशा का अंत किया जाना निश्चित किया। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूं तथा स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का पूरी तरह से परित्याग करता हूं कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वशासन के लिए अधिकार छोड़ देगा। इस तरह से इसे कॉमनवेल्थ या लैटिन भाषा में नगर या सिविटा भी कह सकते हैं। और समाज और राज्य की सत्ता नहीं थी पहले। इस प्रकार मनुष्य की संविदा की प्रतिज्ञा की बात कही गई। व्यक्तियों का जो समूह है वह राज्य का स्वरूप धारण करने लगा। राज्य का स्वरूप है वह अनुबंध या समझौते द्वारा निश्चित किया गया। दमनात्मक शक्ति की सृष्टि करता है जो इसके पूर्व में नहीं थी और एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करके निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समझौते के बाद समाज एवं राज्य का जो उद्भव हुआ वह कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार आदि का एक तरह से शुभारंभ किया जाना। हाब्स के शब्दों में उस महान दैत्य लेवियाथन अथवा राज्य, उस मर्त्य प्रभु का इसी प्रकार से जन्म होता है। यही मर्त्य प्रभु है जिसकी कृपा पर अमर ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर है। सामाजिक समझौते द्वारा हाब्स निरंकुश और राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। तो इस तरह से सामाजिक समझौते का जो दृष्टिकोण है वह हाब्स के द्वारा निर्धारित किया गया। अपने विचारों को इस तरह से उन्होंने विश्व समाज के आगे रखा। धन्यवाद।